आप सबों का स्वागत। और आज का टॉपिक अपोजिशन के एक डिमांड पर आधारित है। अपोजिशन की मांग है कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए और मानसून सत्र का भी समय आने वाला है। सरकार भी इस पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री के द्वारा 4 किस्तों में अलग अलग आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। इस आर्थिक पैकेज को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए कई रिफॉर्म्स की आवश्यकता होगी। कई बिल पास करने हैं पार्लियामेंट में। इसके अलावा बजट सत्र में का जो सेशन था पार्लियामेंट का, उसमें अनेक बिल पास नहीं हो पाए थे, कानून नहीं बन पाए थे। उन बिल को भी एक तरह से पार्लियामेंट के द्वारा कानून का रूप देने की आवश्यकता होगी। सवाल यह है कि जो लॉकडाउन चल रहा है, उस लॉकडाउन में कैसे कानून बनाया जाए। एक बात उभर कर आ रही है कि वर्चुअल पार्लियामेंट बुलाया जाए, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो एक इस तथ्य पर आधारित है, इस डिस्कशन पर आधारित है कि आखिर पार्लियामेंट जो बिल बनाने वाला सबसे बड़ा लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो लेजिस्लेचर है, जिसका काम है कानून का निर्माण, वह कानून का निर्माण कैसे करता है। आज इसी लॉ मेकिंग प्रोसेस के बारे में आपके सामने डिटेल्ड एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा इसके बारे में। और सबसे बड़ी बात हम आपके सामने बताने जा रहे हैं कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, वह लॉ मेकिंग प्रोसेस 2 चरणों में संपन्न होता है। एक जो चरण है उसको कहते हैं प्री लेजिस्लेटिव प्रोसेस। प्री लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है या बिफोर द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। संसद में बिल लाए जाने के पूर्व यह कार्य होता है और इसको कहते हैं दैट इज आउटसाइड पार्लियामेंट। ये कार्य पार्लियामेंट में नहीं होता है, आउटसाइड पार्लियामेंट में होता है, संसद के बाहर होता है। ये पहला जो तैयारी होती है बिल को लाने के लिए, उसको प्री लेजिस्लेटिव प्रोसेस कहते हैं। और जो दूसरा होता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है, और यह पूरी की तरह जो होता है ये पार्लियामेंट में होता है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस। और यह प्रक्रिया पूरी तरह पार्लियामेंट में होता है, संसद में होता है। इन्हीं 2 चीजों को समझने की आवश्यकता होती है। आपके सामने आज मैं एक फ्लो चार्ट देने जा रहा हूं कि आखिर संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है। विधि निर्माण के पूर्व जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, वो कौन कौन से कार्यों को संपन्न करता है जिससे कि वह एक बिल के रूप में संसद में पेश किया जा सके। आज इन्हीं कुछ फ्लो चार्ट के बारे में, तथ्यों के बारे में, प्रक्रियाओं के बारे में आपके समक्ष हम यहाँ पर उपस्थित हैं डिस्कशन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। और सबसे पहले आपको मैं बता दूंगा कि आखिर जेनेसिस कैसे होता है। जेनेसिस यानी कि एक कानून बनना है, तो यह कानून बनने की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, यह जानना इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये कानून कैसे बनती है। तो सबसे बड़ी बात है, इसकी डिमांड होती है कि सोसाइटल डिमांड होती है कि एक कानून बनाने की। सोसाइटल डिमांड है एक तरह से। यह डिमांड सिविल सोसाइटी के द्वारा हो सकती है। सिविल सोसाइटी में ऐसी बहुत सी बातें उभर कर आती है। मीडिया है, मीडिया में बहुत सी बातें आती है। तो ये यहाँ से लगातार डिमांड होता है कि कानून बनाया जाए। आपको पता था कि जब निर्भया कांड हुआ था, तो निर्भया के बाद सिविल सोसाइटी में, सोशल मीडिया में यह बात उभर कर सामने आई थी कि जो रेप के जो आरोपित हैं, रेप जिन पर साबित हो चुका है, उनके लिए डेथ पेनाल्टी का कानून बने, और कानून बना। और यह कानून एक तरह से सिविल सोसाइटी से इमर्ज हुआ था और मीडिया से इमर्ज हुआ था। इवन सोशल जो मीडिया है वहां से भी एक तरह से एडवोकेसी की जा सकती है। तो यहां से भी एक डिमांड उठता है कि कानून बने। इसके अलावा आपने देखा होगा, सुना होगा कि डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अनेक डिसीजन आता है, और डिसीजन में ही एग्जीक्यूटिव को सुप्रीम कोर्ट ये सुझाव देती है कि अमुक विषय पर कानून बनाया जाए। जैसे ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना लॉ बना दिया और यह एग्जीक्यूटिव से कहा कि इस पर कानून बनाइए। बाद में संसद के द्वारा भी ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए कानून बना।
इसके अलावा विशाखा केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस के बारे में एक गाइडलाइन डेवलप किया और बाद में पार्लियामेंट ने भी 2013 में एक फुल फ्लेज्ड कानून बनाया। तो कानून निर्माण करने का जेनेसिस जो स्रोत है वो सुप्रीम कोर्ट से भी हो सकता है। इसके अलावा रिकमेंडेशंस ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी हो सकती है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ऐसे बहुत से स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं जो कि कानून बनाने के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, फॉर एग्जाम्पल नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, फॉर एग्जाम्पल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ये स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दोनों में लेता हूं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ये दोनों के द्वारा सरकार को कानून बनाने के लिए रेकमेंड किया जा सकता है और उसको सुझाव दिए सकते हैं, तो सरकार इन सुझाव को मान सकती है। इसके अलावा इन हाउस विद इन गवर्नमेंट इस बात पर कई बात पर है, विद इन गवर्नमेंट कानून बनाने के लिए डिस्कशन होता है। यहाँ पर इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन होता है, इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन ये भी एक स्रोत है, एक तरह से चर्चा होती है, कंसल्टेंट होता है आपस के मंत्रालयों में, तो ये भी एक सोर्स बन जाता है और यहाँ से भी होता है। इसके अलावा डिक्लेरेशन जो घोषणा जारी होता है, डिक्लेरेशन इन प्रेसिडेंशियल स्पीच जो संसद में जो घोषणा होता है, उद्घोषणा होता है प्रेसिडेंट का, वो भी आधार बनता होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो स्पीच होता है इसमें भी अनेक कानून के बारे में इंगित किया जाता है और बाद में ये आधार बन जाता है। इसके अलावा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है किसी कोलिशन गवर्नमेंट का या जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, और जब वो पार्टी सत्ता में आ जाती है तो इलेक्शन मैनिफेस्टो को लागू कराने के लिए कानून का निर्माण करती है। ये जस्ट कुछ उदाहरण है कि आखिर एक कानून निर्माण करने के लिए जो प्रक्रिया है, कानून निर्माण करने के लिए जेनेसिस कहां से होता है, वो आइडिया कहां से डेवलप होता है। तो इस तरह से अलग अलग स्रोतों से यह आइडिया डेवलप हो सकता है, इस तरह की बात है। तो पहला प्रक्रिया है कानून निर्माण के लिए मैटर, यानी जो आइडिया डेवलप होता है, जो विचार डेवलप होता है, जो थॉट डेवलप होता है, उसका स्रोत क्या है, उसका सोर्स क्या है, सोर्स और जेनेसिस के बारे में ये बात हुआ। ये विद इन गवर्नमेंट भी हो सकता है और ये गवर्नमेंट के बाहर भी होता है। दैट इज द फर्स्ट ओरिजिनेशन, यानी कानून निर्माण का ओरिजिनेट हो गया। अब इसमें दूसरा जो महत्वपूर्ण बात आता है कि किस विषय पर, on what matters, किस विषय पर पार्लियामेंट कानून बनाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब हुआ लेजिस्लेटिव कंपिटेंस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट को विधान निर्माण की शक्ति क्या है, कंपिटेंस क्या है, इसके बारे में कह रहा है। और यह जुड़ता है आर्टिकल 246 से। संविधान का अनुच्छेद 246 बताता है कि 7th शेड्यूल में, संविधान का जो 7वीं अनुसूची है, इसमें 3 लिस्ट है। एक है लिस्ट 1, दूसरा है लिस्ट 2 और एक है लिस्ट 3, यानी कि 3 तरह के लिस्ट दिया गया है आर्टिकल 246 के तहत। जो 7th शेड्यूल है, लिस्ट 1 पर जो है कानून निर्माण करने का जो पावर है, इसको कहते हैं यूनियन लिस्ट, इसको कहते हैं स्टेट लिस्ट और इसको कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। ये संघ सूची है यूनियन लिस्ट, ये राज्य सूची है स्टेट लिस्ट और ये समवर्ती सूची है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर जो कानून निर्माण करने का पावर है वो पार्लियामेंट को है। स्टेट लिस्ट के विषयों पर कानून निर्माण करने की जो शक्ति है वो स्टेट लेजिस्लेचर को है। और जो समवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट है, इस पे दोनों कानून बना सकते हैं, यानी पार्लियामेंट भी कानून बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकता है। लेकिन एक ही विषय पर अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में से एक ही विषय पर कानून बन जाए और विरोध हो तो पार्लियामेंट का कानून स्टेट कानून पर ओवरराइडिंग होता है, पार्लियामेंट का कानून प्रभावी होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 248 में रेजुडरी पावर्स दिया हुआ है, अवशिष्ट शक्तियां दी हुई है संविधान के में, और कहा गया है कि अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट मैटर जिस पर कानून बनाने की बात हो
और वह न तो लिस्ट 1 में हो, न लिस्ट 2 में हो, न लिस्ट 3 में हो, तो वह रेसिडुअरी पावर अवशिष्ट शक्तियों में आएगा और इस विषय पर कानून निर्माण करने की जो शक्ति होगी वो पार्लियामेंट की होगी। यह है कि किस विषय पर संसद कानून बनाएगा। तो संसद कानून बनाता है लिस्ट 1 पर, यानी कि जो यूनियन लिस्ट है इसी विषय पर संसद कानून बनाएगा। इसके अलावा संसद कानून बनाता है जो कंकरेंट लिस्ट है, इन दो विषयों पर संसद कानून बना सकता है। और संसद कानून इस पर भी बना सकता है, अगर ये किसी लिस्ट में नहीं हो तो रेसिडुअरी पावर्स भी संसद में होगा। अब यह भी क्वेश्चन है कि संसद का कोई लिमिटेशन है क्या, लिमिटेशंस on legislative powers of parliament। ये तो हुआ कि क्या स्कोप है, कंपिटेंस क्या है, लेकिन अगर कोई लिमिटेशन की बात है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट उसको भी जानना चाहिए। ये एक्चुअली यह दिया गया था केशवानंद भारती में भी इस चीज को यहाँ पर चर्चा करना उचित होगा। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केरल राज्य के बीच में यह मुकदमा 1973 में सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ था। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला में यह फैसला दिया था इस डेट को, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर नहीं है, नो एब्सोल्यूट पावर टू लेजिस्लेट, नो एब्सोल्यूट पावर, ये पावर लिमिटेड पावर है, नो एब्सोल्यूट पावर टू लेजिस्लेट और अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन और टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्लियामेंट को पावर ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्पष्ट कहा था कि पार्लियामेंट cannot amend बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो संविधान का मौलिक ढांचा है उसको पार्लियामेंट कानून का निर्माण करके नहीं बदल सकती है। तो आपके सामने दोनों बातें स्पष्ट हो गई। किस विषय पर कानून बना सकता है, तो हमने कहा कि लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट पर, लिस्ट 3 जो कंकरेंट लिस्ट है, रेसिडुअरी पावर्स की शक्ति भी पार्लियामेंट के पास है, और संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है, संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है जिस कानून के बनने से, जिस संविधान के संशोधन से मौलिक ढांचा प्रभावित होता है, यानी कि बेसिक फीचर्स जिससे प्रभावित होता है, ऐसा कानून और ऐसा संविधान संशोधन पार्लियामेंट के परव्यू के बाहर होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि किस विषय पर कानून बनाएगा। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात हुई कि किस मैटर पर, ऑन व्हाट मैटर्स, जो आपके सामने अभी हमने डिस्कस किया। अब तीसरा इस पर बात आता है कि इसका अगला क्या होगा। इसमें है ड्राफ्ट लेजिस्लेशन प्रपोजल। इसमें तीसरा चीज होता है कि अब कानून बनाना है, मान लीजिए कि बात आ गई, तो ड्राफ्ट लेजिस्लेटिव प्रपोजल आता है। ये ड्राफ्ट रूप में आता है, मसौदा के रूप में आता है, इस तरह से, यानी कि एक मसौदा, एक ड्राफ्ट रूप में लेजिस्लेटिव प्रस्ताव है, विधायी प्रस्ताव है, और इसी को कहा जाता है बिल। इस बिल को बोलते हैं विधेयक। यह एक कच्चा विधेयक का प्रस्ताव है, मसौदा है जो पार्लियामेंट में रखा जाना है, तो यह ड्राफ्ट रूप में आता है। और इसका कौन बनाता है, इसको कंसर्न, जो संबंधित डिपार्टमेंट है या जो संबंधित मिनिस्ट्री है वो इसका निर्माण करती है, बनाती है, तो ये उसी का रोल आता है। यानी कि अब ड्राफ्ट भी बन गया फ्लो चार्ट के तहत, इस तरह से फ्लो चार्ट मूव कर रहा है। जेनेसिस हो गया, कंपिटेंस ज्यूरिडिक्शन की चर्चा हो गई, अब ड्राफ्ट बन गया। अब अगला इसमें है प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन। प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन यानी कि संसद में रखे जाने के पूर्व इस पर कंसल्ट किया जा रहा है, चर्चा किया जा रहा है। ये एक चौथा चरण है, बट ये मैंडेटरी नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ऐसा निर्णय हुआ सरकार के स्तर पर कि जनता के बीच में जो बिल है उसको रखा जाए, जनता की राय ली जाए, तो इस कंसल्टेशन को वेबसाइट पर डाला जा सकता है। जो विधेयक है उसको मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर डाला सकता है, न्यूज़पेपर में इसके लिए
एड निकाला जा सकता है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट निकाला जा सकता है कि जनता इस बिल को जो मंत्रालय के वेबसाइट पर है देखे और अपनी राय दे। इस पर जनता अपनी राय दे सकती है, एडवाइस दे सकती है, पर इस एडवाइस को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। साथ में सरकार इस प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेटिव प्रोसेस को बाईपास भी कर सकती है। प्रत्येक बिल के केस में ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन सरकार चाहे तो यह प्रक्रिया भी हो सकती है। एक इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद जो कैबिनेट अप्रूवल होता है संसद में रखने के पहले, जो सरकार की, भारत सरकार की जो कैबिनेट है, कैबिनेट अप्रूवल ऑफ द बिल, कैबिनेट अप्रूवल ऑफ बिल, यानी कैबिनेट इसको अप्रूव करेगा। जब कैबिनेट अप्रूव कर देगा तभी यह बिल जो है आगे पार्लियामेंट में रखा जा सकता है। और कैबिनेट अप्रूवल के लिए कैबिनेट नोट बनता है, कैबिनेट नोट, और यही कैबिनेट नोट जो है वो रखा जाता है कैबिनेट के सामने। और इस कैबिनेट नोट को बनाने की जिम्मेवारी जो है कंसर्न मिनिस्ट्री या कंसर्न डिपार्टमेंट को होता है, जहां से वह बिल ओरिजिनेट होता है। तो इस तरह की बातें हुई। अब कैबिनेट से भी अप्रूव हो गया कि हाँ इसको रखा जाए। अगला है, कुछ ऐसे बिल हैं जो कि राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से ही रखे जा सकते हैं। यह भी एक प्रक्रिया है। कुछ बिल के लिए, सारे बिल के नहीं। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, प्रायर रिकमेंडेशन मस्ट है कुछ बिल्स को रखने के लिए, नॉट ऑल बिल। जिसमें एक है कैसा बिल, वह बिल जो आर्टिकल 3 से संबंधित है। आर्टिकल 3 का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। अगर कोई नया राज्य बन रहा है, उसके बाउंड्री में चेंज हो रहा है, तो ऐसे बिल पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जरूरी है संसद में पेश करने के पहले। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई अगर मनी बिल है, मनी बिल 110(1) में दिया हुआ है, तो इस पर भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जरूरी है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल बिल है, वित्तीय बिल है, फाइनेंशियल बिल जिसको 117(1) में दिया है, यहाँ पर भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। इसके अलावा 31A से संबंधित कोई अगर बिल है, इस पर भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जरूरी है। इसके अलावा कोई स्टेट बिल अगर है जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड कॉमर्स को, रेस्ट्रिक्शन करता है 19(1)G, यानी जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की स्वतंत्रता है, फंडामेंटल राइट है एक तरह से, इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए अगर कोई स्टेट बिल है, तो ये भी राज्य की विधानसभा में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट ये सर्टेन बिल्स के लिए है, नॉट फॉर ऑल बिल्स, फॉर सर्टेन बिल्स ओनली। कुछ ही बिल के लिए ये राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन बातों को भी जानना कि किन किन विषयों के लिए राष्ट्रपति की अनुमति होती है। और इसके अलावा जो अगला चरण है, जो 7th स्टेज है, वो एक तरह से सर्कुलेशन ऑफ बिल है। सर्कुलेट किया जाता है, सर्कुलेशन ऑफ बिल एमॉन्ग मेंबर्स, यानी कि संसद के जो सदस्य होते हैं उनके बीच में बिल को सर्कुलेट किया जाता है एटलीस्ट 2 डेज बिफोर, एटलीस्ट 2 डेज बिफोर, यानी संसद में रखने के 2 दिन पहले इस बिल को सर्कुलेट किया जाता है। सरकार अपने इंटेंशन को बिल को सर्कुलेट करके करती है, प्रकट करती है कि ये बिल रखा जाने वाला है। लेकिन ये 2 डेज का रिक्वायरमेंट है, उसको जो वहां का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, लोकसभा के मामले में स्पीकर, राज्यसभा के मामले में वाइस जो चेयरपर्सन है, उसको वेव कर सकता है, इसको शिथिल कर सकता है इस रिक्वायरमेंट को, और इस तरह से बिल को सर्कुलेट कर दिया जाता है। और यहाँ तक जो 1 to 7 तक है, इसको कहा जाता है कि ये संसद के बाहर होता है, और इसको प्री लेजिस्लेटिव प्रोसेस कहते हैं। 1 to 7 तक प्री लेजिस्लेटिव, 1 to 7 जो प्रक्रिया है, इसको बोला जाता है प्री लेजिस्लेटिव प्रोसेस। प्री लेजिस्लेटिव प्रोसेस यानी बिल के जेनेसिस से लेकर सर्कुलेशन तक यह कार्य पार्लियामेंट के बाहर हो रहा है, आउटसाइड पार्लियामेंट हो रहा है, और इसलिए इसको प्री विधायी प्रक्रिया कहा जाता है। और 8वां जो चरण है यहां से शुरू होता है संसद के अंदर, और इसको जो पहला चरण है इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, बिल को रखा जाना, इंट्रोड्यूस किया जाना हाउस में, इसको कहते हैं पहला चरण। और इस प्रक्रिया का जो टेक्निकल नाम है उसको कहते हैं फर्स्ट रीडिंग।
यानी कि प्रथम वाचन। प्रथम वाचन ये प्रथम प्रक्रिया है संसद के अंदर जो बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कौन इंट्रोड्यूस करेगा, बाय हुम। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि बिल को इंट्रोड्यूस हाउस में कौन कर रहा है, तो बाय मिनिस्टर, मंत्री के द्वारा किया जा सकता है बिल को इंट्रोड्यूस। और ऐसे केस में जब एक मंत्री के द्वारा एक बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट बिल या पब्लिक बिल। गवर्नमेंट बिल या पब्लिक बिल वह बिल है जो एक मिनिस्टर के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा अगर वह बिल बाय एन एमपी अदर देन मिनिस्टर, अगर मंत्री के अलावा कोई अन्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मंत्री नहीं है, अगर वह बिल इंट्रोड्यूस करता है तो उसको भी अनुमति दी जाती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के कंसेंट से। ऐसे बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। प्राइवेट मेंबर बिल यानी बिल की दो कैटेगरी हो गई, एक गवर्नमेंट बिल और एक प्राइवेट मेंबर बिल। गवर्नमेंट बिल वो बिल है जो मिनिस्टर के द्वारा रखा जा रहा है। प्राइवेट मेंबर बिल वो बिल है जो कि अदर देन मिनिस्टर, किसी एमपी के द्वारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा रखा जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। कहां, इन विच हाउस टू इंट्रोड्यूस, हाउस टू इंट्रोड्यूस वो बिल कहां रखा जाएगा, किस हाउस में शुरुआत किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इंट्रोडक्शन फेज में, तो आइदर हाउस में, किसी भी हाउस में रख सकते हैं। आइदर हाउस मतलब राज्यसभा में भी पहले रखा जा सकता है, लोकसभा में भी रखा जा सकता है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑर्डिनरी बिल जितना भी है आपको जो 107 में दिया हुआ है संविधान के अनुच्छेद में, ये चाहे राज्यसभा में भी रखा जा सकता है, लोकसभा में रखा जा सकता है। इसके लिए जो संविधान संशोधन बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, वो भी रखा जा सकता है किसी भी हाउस में। इसके अलावा जो फाइनेंशियल बिल है, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 है, 117(3) में दिया हुआ है, यह भी किसी हाउस में रखा जा सकता है। तो एक क्लियर कट दिया हुआ है कि कौन सा बिल किस हाउस में रखा जाएगा। लेकिन एक दूसरी बात है कि ओनली इन लोकसभा, कुछ बिल ऐसे हैं जो केवल लोकसभा में रखे जाएंगे। और इसके बारे में जो मनी बिल है 110(1), कोई भी ऐसा बिल जो मनी बिल के कैटेगरी में सर्टिफाई किया जाता है स्पीकर लोकसभा के द्वारा, वह केवल और केवल लोकसभा में रखा जाएगा। इसके अलावा जो फाइनेंशियल बिल है जो कैटेगरी 1 में आता है, कैटेगरी 1 में आएगा 117(1) में जिसका प्रावधान है, वह भी केवल लोकसभा में ही रखा जाता है। उसके अलावा ओनली इनिशिएटेड इन राज्यसभा, कुछ बिल ऐसा है जो राज्यसभा में ही इनिशिएट किया जा सकता है, दूसरे जगह नहीं किया जा सकता है। और इस कैटेगरी में आता है जो क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे अभी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने की बात हो रही है। अगर ऐसा कोई बिल है तो वह केवल और केवल राज्यसभा में ही ओरिजिनेट करेगा, राज्यसभा उसको 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास करती है और तब लोकसभा उसको सिंपल मेजोरिटी से एडॉप्ट करता है। इसके अलावा अगर लेजिस्लेशन पार्लियामेंट करना चाहती है, लेजिस्लेशन ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, मैंने आपको स्पष्ट किया शुरू में कि स्टेट लिस्ट पर जो कानून बनाने का पावर है वो स्टेट लेजिस्लेचर को है, पार्लियामेंट को नहीं है। कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में संसद के द्वारा स्टेट लिस्ट पर कानून का निर्माण होता है, लेकिन इसके लिए यह प्रोसेस स्टार्ट होगा केवल और केवल राज्यसभा में। राज्यसभा इसको 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास करता है, बाद में पार्लियामेंट इसको सिंपल मेजोरिटी से एडॉप्ट कर लेता है। तो यह है कि कौन से हाउस में उसका ओरिजिनेट हो रहा है इस प्रक्रिया के बारे में। तो ये इंट्रोडक्शन एक तरह से पहला फेज है। कौन इंट्रोड्यूस करेगा वो मैंने बताया, और कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है ये पूरी प्रक्रिया आप एक तरह से देख सकते हैं इसको और इसको समझ सकते हैं। तो ये प्रथम प्रक्रिया है जहां पर बिल को हाउस में इंट्रोड्यूस कर लिया गया है। यहाँ पर इसके लिए मोशन पास होता है, एक वोटिंग होती है, इंट्रोड्यूस करने के बारे में मोशन लाया जाता है, और जैसे ही ये मोशन पास हो जाता है जिस भी हाउस में आया हो तो माना जाता है कि जो प्रथम वाचन है, फर्स्ट रीडिंग है, वो पूरा हो गया, बिल
अगले स्टेज में पहुंच जाती है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेज है उसको कहते हैं सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग बिल का अगला स्टेज आता है सेकंड रीडिंग। जो पहला रीडिंग था वो है बिल का इंट्रोडक्शन, और सेकंड रीडिंग क्या है कि सेकंड जो स्टेज है बिल का पार्लियामेंट में उसको सेकंड रीडिंग बोलते हैं, द्वितीय वाचन इसको बोलते हैं, द्वितीय वाचन। और यहां पर क्या होता है, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन एंड वोटिंग, डिस्कशन एंड वोटिंग। यानी कि बिल के एक एक प्रावधान पर यहां पर डिस्कशन होता है हाउस में, और अंत में एक एक प्रावधान पर वोटिंग हो सकती है। अगर अपोजिशन की तरफ से ऑब्जेक्शन है तो क्लॉज बाय क्लॉज जो डिस्कशन होता है उस सेकंड रीडिंग का फीचर होता है, सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा जो हाउस है वहां पर ये डिस्कशन ना करके एक दूसरा एडॉप्ट कर सकती है कि इसको कमेटी को रेफर कर सकती है, रेफर टू कमेटी, यानी कि कमेटी को भेजा जा सकता है विचार करने के लिए। अब वह कमेटी सेलेक्ट कमेटी हो सकती है, सेलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस। अगर लोकसभा में पेश किया गया है तो लोकसभा की अपनी सेलेक्ट कमेटी है, अगर वो राज्यसभा में पेश किया गया है तो राज्यसभा की अपनी सेलेक्ट कमेटी है। तो हाउस ये एडॉप्ट कर सकता है कि यह बिल को क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन न करके इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। अगर कमेटी को भेजा गया तो कमेटी इस पर विचार करती है और फिर रेकमेंड करके आगे वापस में लौटा देती है जिस हाउस भेजता है। इसके अलावा सेलेक्ट कमेटी के अलावा एक है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। ये परंपरा 1993 में पीए संगमा की तरफ से शुरू की गई थी, और ऐसे टोटल जो कमेटी है 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, हर मंत्रालय का है। तो कुल मिलाकर इस तरह के 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है। अब बिल जिस कमेटी से संबंधित है उस कमेटी को रेफर करने का प्रस्ताव यहां पर आ सकता है हाउस में। और डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में लोकसभा के भी सदस्य होते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा के 21 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। यानी एक डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी में कुल 31 लोग होते हैं, और वो अलग अलग मंत्रालयों का सब होता है। तो जिससे संबंधित है उसको चला जाता है। वर्तमान में ऐसे टोटल 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है। और एक और प्रस्ताव होता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल रेफर कर दिया जाए, जिसमें दोनों सदस्य होते हैं, अलग अलग रेशियो में ये होते हैं, उनको भी रेफर। ये प्रस्ताव अपोजिशन की तरफ से आ सकता है, और ये प्रस्ताव अगर पास हो गया तो ये कमेटी को चली जाती है बिल। कमेटी इस पर विचार करती है, इसको डेलिब्रेशन में आता है, ये विचार करती है और अंत में रिकमेंड देती है किसको, जिस हाउस ने कमेटी को रेफर किया है उसी हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास बिल आता है। लेकिन मैं ये बता दूं, ये जो रिकमेंडेशन है कमेटी के द्वारा, चाहे सेलेक्ट कमेटी का हो, चाहे डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का, चाहे जेपीसी का, दैट इज नॉट मैंडेटरी और मैंडेटरी फॉर द हाउस, और ये बाइंडिंग नहीं है, नॉट बाइंडिंग कि ये जो रिकमेंडेशन दिया वो हाउस पर प्रभावी होगा, उसको लागू करना ही करना है, दैट इज नॉट बाइंडिंग। जो हाउस है एक डिफरेंट अप्रोच भी कर सकती है, कमेटी के रिकमेंडेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है। तो एक तरह से कमेटी का रिकमेंडेशन हो गया, और जब रिकमेंडेशन आ गया तो फिर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होगा, और ये बिल सेकेंड स्टेज से पास कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। ये सेकेंड स्टेज हुआ बिल के वाचन का, बिल के आगे बढ़ने का। उसके बाद थर्ड रीडिंग आती है बिल का, थर्ड रीडिंग। और यहां पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन तो हो चुका है इस स्टेज में, 9th स्टेज में सेकंड रीडिंग में क्लॉज हो जाता है। यहां पर ओवरऑल पासिंग ऑफ द बिल है, बिल को अंतिम रूप से पास किया जाता है, और ये देखा जाता है यहां पर और कोई अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता है। यहां पर नो अमेंडमेंट हियर, जो भी अमेंडमेंट लाना है वो सेकंड रीडिंग का विषय है। नो अमेंडमेंट कैन बी ब्रॉट हियर, कैन बी अंडरटेकन हियर, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन कि यहां पर नहीं आएगा, बिल को सीधे पास कर दिया जाता है। और जब यह बिल पास हो जाता है, यहां पर वोटिंग होती है, या बिना वोटिंग का वॉइस वोट से हो सकता है। जब ये पास कर जाता है तो माना जाता है कि एक हाउस ने पास कर दिया, और यही प्रक्रिया सेम प्रोसेस अदर हाउस में होगी, सेम प्रोसेस टू बी adopted by other house,
यानी कि दूसरे हाउस के द्वारा भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। सपोज पहला हाउस में फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग हुआ लोकसभा में, तो पास होने के बाद राज्यसभा में बिल जाएगी और राज्यसभा में भी फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन बातों का। अब सेकेंड हाउस के लिए क्या कर सकता है, यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल अब सेकेंड हाउस में जा रहा है, वो सेकेंड हाउस लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी होगा है। तो बिल इसके बाद जा रही है सेकेंड हाउस में, बिल टू सेकेंड हाउस, यानी कि द्वितीय सदन में बिल जा रही है। किस लिए, वहां पर भी सेम प्रक्रिया से गुजरना होता है। अब सेकेंड हाउस भी क्या करेगा, यहां पर भी होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रीडिंग, यहां पर भी तीनों प्रक्रियाओं से बिल को होगा। यानी यहां इंट्रोडक्शन होगा, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होगा और ओवरऑल अंत में बिल पास होगा। तो इसके पास इंपॉर्टेंट हो गया। तो सेकेंड हाउस क्या कर सकता है, मे एडॉप्ट द बिल, मे एडॉप्ट द बिल, वो बिल को एडॉप्ट कर लेगी जिस रूप में प्रथम सदन ने पास किया है, और एडॉप्ट कर लेने पर तो ये बिल माना जाता है कि बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास हो गया। यानी कि लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने पास किया, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट सेम वे में पास कर रही है द्वितीय हाउस, जैसे प्रथम हाउस ने किया। एक दूसरा कर सकता है कि सेकेंड हाउस में पास बिल, में पास बिल विथ अमेंडमेंट, विथ अमेंडमेंट मतलब उसमें पास तो किया लेकिन उसमें अमेंडमेंट, संशोधन के साथ पास किया द्वितीय हाउस ने। और अगर द्वितीय हाउस ने अमेंडमेंट के साथ बिल को पास किया है तो यह बिल पुनः जाएगा फर्स्ट हाउस को, और फर्स्ट हाउस को या तो अमेंडमेंट मान लेना पड़ेगा या अमेंडमेंट को वो रिजेक्ट भी कर सकती है। वैसे स्थिति में डेडलॉक हो जाएगा। और तीसरा है कि 6 मंथ लैप्स्ड, 6 मंथ्स लैप्स्ड, लैप्स कर जाता है 6 मंथ और वो सेकेंड हाउस पास नहीं करती है, ये स्थिति में एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, गतिरोध पैदा हो जाता है, बिल एक्ट नहीं बन पाता है, ये सिचुएशन हो जाती है, नो एक्शन होता है। और एक स्टेज होता है कि रिजेक्ट कर दिया द्वितीय हाउस ने, यहाँ पर बिल एंड हो जाता है। अगर बिल ने को रिजेक्ट कर दिया गया तो बिल क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। दीज आर पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन विच कुड बी अंडरटेकन by the second house, which may be the Lok Sabha, may be the Rajya Sabha. That is very important one to note here. Now इसमें क्या होगा कि अगर बिल दोनों हाउस के द्वारा पास कर दिया गया, जिस रूप में लोकसभा ने पास किया उस रूप में राज्यसभा ने भी पास किया और सेम में पास किया, तब तो वो बिल एक तरह से आगे की ओर चली जाएगी। अगर वैसा नहीं हुआ तो मे बी यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन की बात होती है, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद का संयुक्त अधिवेशन हो सकता है, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। यह तभी होगा जब डेडलॉक होगा, इन केस ऑफ डेडलॉक ओनली। अगर गतिरोध है, गतिरोध दोनों सदनों में होगा तभी होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। अब ज्वाइंट सेशन में लोकसभा में 545 होते हैं, राज्यसभा में 245 होते हैं, यानी कुल मिलाकर 790 टोटल सीट होती है। और इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट और वोटिंग करने वाला का सिंपल मेजोरिटी चाहिए। तो चूंकि लोकसभा में सीट ज्यादा है इसलिए लोकसभा तो